नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पर। और जहां हम बात करते हैं तरह तरह की वैकेंसीज के बारे में, और वो भी पूरी डिटेल में बात करते हैं। और आज इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो अभी अभी निकली है वैकेंसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 2024-25 के लिए। उस पर बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इंजीनियरिंग डिग्री, दुनियादारी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब 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 बातें यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है। और कौन सी पोस्ट आप भर सकते हैं, कहाँ कितनी पोस्ट है, ये भी जानना बहुत जरूरी है उससे भरने से पहले, और फीस कितनी कितनी है। ठीक है। तो पहले कुछ भी शुरू करें उससे पहले अपन ये जान लें कि आपको ये ध्यान देना है कि भैया टोटल पोस्ट जो है वो 606 है। ठीक है ना, 606 टोटल पोस्ट हो गई। अब जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पर देखोगे कि ये शुरू हो रहा है 3 फरवरी 2024 से। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग हो गई इसकी। और एंड कब हो रहा है? 23 फरवरी 2024। तो भैया फॉर्म को बहुत सोच समझ के जल्दी से जल्दी भरना है आपको। ठीक है। ये यूनियन बैंक का रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट है 2024-25 का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज ओपन हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही फॉर्म मंगाए गए हैं, है ना। देखेंगे 850 की जो फीस है वो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 850 की फीस, है ना। किसके लिए है ये? जनरल वालों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। ठीक है। और 175 की फीस जो है ये लग रही है अपने एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इतना हो गया। ये होगी मोटी जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए थी। अब आती है बारी कि सर कौन कौन सी पोस्ट है, जरा उन पर बात करते हैं। तो बेटा ये देखो, इस चार्ट को तो बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो। आप देखोगे 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक, सिर्फ 1 2 3 4, ये क्या चीफ मैनेजर दिख रहे हैं? तो पहले चीफ मैनेजर की है, बस डिपार्टमेंट अलग है। जैसे पहला सॉल्यूशन वाला, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा आईटी सर्विस मैनेजमेंट, तीसरा एजाइल मेथोडोलॉजी स्पेशलिस्ट, है ना। ये हो गया। फिर अगला आप देखोगे इससे नीचे की पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर है 9 तक। ठीक है। वही एप्लीकेशन डेवलपर, डेव सेकॉप्स इंजीनियर, रिपोर्टिंग एंड ईटीएल स्पेशलिस्ट, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग और रिस्क, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगला आप देखोगे सीनियर मैनेजर के नीचे मैनेजर है, और उन मैनेजर के नीचे आप देखोगे असिस्टेंट मैनेजर है। तो चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इतनी पोस्ट खाली है बस यहाँ पर। मैनेजर की जैसे पोस्ट आप देखो, डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर हो गया, एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर या फिर इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट हो गया, रिस्क डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिस सर, टेक्निकल ऑफिसर हो गया। ये भैया ये जितने भी बीई वाले हैं ना वो इस पर ध्यान देंगे जब मैं इसे बताऊंगा आपको, है ना। ऐसे अब आप असिस्टेंट मैनेजर तो और अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेक्निकल ऑफिसर और फॉरेक्स जानते हैं। देखिए कई पोस्टों में, जैसे शुरू की पोस्ट में तो आपको मालूम है कि एक्सपीरियंस मांगा ही गया होगा, लेकिन आप चिंता नहीं करो, इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ ग्रेजुएशन। फ्रेशर भी भर सकते हैं उसको, है ना। तो मेरा ज़्यादा तो ध्यान उसी पर रहेगा जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि उन्हीं को नौकरी नहीं मिली है। जो कहीं कर रहे हैं तो उनको तो क्या ही दिक्कत हो सकती है ना, सिवाय प्रेशर के जो वो चेंज करना चाहें। चलिए, अब आप देखिए कि चीफ ये जो है ना, देखिए सामने ना आपको ये सब हटा दो, अब ये सैलरी वैलरी भी मत देखो, यहाँ देखो ये वैकेंसी इतनी है। पहली वाली चीफ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में चीफ मैनेजर की इतनी है। फिर आप देखोगे एक एक एक, ये दिख रहा है, ये सारे के सारे चीफ मैनेजर थे भैया, एक ही एक पोस्ट कुछ खाली थी। फिर आ जाओ सीनियर मैनेजर में, एक देखो 4, फिर 2, फिर 2, और ये देखो 20। सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पे? सीनियर मैनेजर रिस्क वाले की 20 पोस्ट है भाई। ठीक है ना। अभी कैटेगरी वाइज भी देखना है आपको, ये तो टोटल हो गई। फिर आ जाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट की 14, तो ये 14, ये भी ठीक है, अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। फिर इसके सबसे ज़्यादा नीचे मुझे नज़र आ रहा है, दो हो गई, दो हो गई, 27 दिख रही है। ये भी मैनेजर, ये मैनेजर है, वो वाला सीनियर मैनेजर, ये मैनेजर है। 371, ये कहाँ का है भैया? क्रेडिट में 371 पोस्ट है भैया, तो बहुत वांदे हैं, न्यारे प्यारे हैं, है ना। ऐसे ही फिर 25 आपको देखने को मिलेगा कहाँ? मैनेजर लॉ में भी है, 25 पोस्ट खाली है ना। 19वें में देखो जरा ध्यान से, टेक्निकल ऑफिसर में 19 पोस्ट खाली है, ठीक ठाक ही है ना। 30 पोस्ट हो गई आपकी किसके लिए? ये हो गई आपके टेक्निकल ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ये 30 हो गई यहाँ पे। और फॉरेक्स में के लिए 73 हो गई आपके, है ना। तो ऐसे सब अगर अपन जोड़ देंगे तो 606 टोटल हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मैंने अभी भी आपको गिनाया कि इसकी इतनी, क्या इससे फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना।
है ना? आप एक इंडिविजुअल हो, आप हाँ, जब तक ये ना कहा जाए कि भाई कैटेगरी वाइज नहीं है, उसमें भी आपको भाई ओपन जनरल वाले दूसरे कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन एससी एसटी वाले मान लीजिए कि अगर आपके आपके क्या कहना चाहिए कैटेगरी में पोस्ट खाली नहीं है, तो फिर आप जनरल की सीट से फाइट कर सकते हो। उसमें एक कंडीशन रहेगी, फिर आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज का और जो मार्क्स का, वो नहीं मिलेगा फिर आपको, है ना? फीस भले आपको ना भरनी पड़े, लेकिन जनरल की सीट से भरने से फिर आप पूरी तरीके से एज का कंसेशन आपको खत्म हो जाएगा। जैसे आपको 5 साल की छूट मिलती है, एस सी एस टी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। लेकिन अगर इनके में कैटेगरी में पोस्ट खाली नहीं है, तो जब ये जनरल से ओपन फाइट करेंगे, तो इन्हें जो कंसेशन कंसेशन मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। कंसेशन किसमें? जैसे कि एज में आपको छूट मिलती है 5 साल की, फिर वो नहीं मिलेगी, फिर वो जनरल के हिसाब से आपकी एज देखी जाएगी। ठीक है? और दूसरा मैंने आपको बताया आपका क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स में जो छूट मिलती है वो भी नहीं मिले, कट ऑफ भी आपका जनरल वाला हो जाएगा। ठीक है? ये तब है जब आपको वहां से भरना पड़े ना उनके उससे। अब देखो फिर से वही चार्ट है, सब कुछ वही है, यहाँ पर वही पोस्ट लिखा है, बस जानते हैं यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज दे दिया, एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल, है ना? और ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है आप देख सकते हो, हर जगह पोस्ट नहीं है, सिर्फ कुछ ही कुछ जगह पर है ना? और ये दिख रहा है आपको ना। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा देखिए चीफ मैनेजर की 2 ही पोस्ट थी, 2 की 2 जनरल की हैं, तो आपको मालूम है ना एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब भर सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया, ये आपको ध्यान रखना था। क्वालिटी एश्योरेंस आप देखो, तो ये मत सोचो कि हमारे में जीरो जीरो तो हम भर नहीं सकते, भर सकते हो, जनरल की सीट से फाइट करो आप, और क्या। फिर ये भी देखो जीरो, सिर्फ एक ही पोस्ट है इसकी भी, है ना? डिपार्टमेंट देखते रहना भैया, बार बार मैं गोली नहीं लगाऊंगा कि इसमें क्या है कितना, ये अब आप समझ चुके हैं ना, ये चार्ट आप फोटो ले लो, खींच लो, इसको अच्छे से इत्मीनान से देख लो, और उसके बाद ही फॉर्म को भरना। देखो ये बहुत जरूरी चीज होती है ना, ये हमें पता होना। रिस्क में आप देखो जनरल के लिए 10 है, बाकी सब के लिए भी कुछ ना कुछ है यहाँ पर। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट में जनरल के लिए 6 है, ठीक है, तो बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ है। आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा थी, जैसे 371 पोस्ट टोटल जो थी, यहाँ पर देखो 149 जनरल के लिए भाई, है ना, मैनेजर क्रेडिट। और ऐसे आप देखो 56 एससी के लिए, 28 एसटी के लिए, 100 ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 हो गई ना। और ऐसे ही आप सबके चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो भी आपको सिविल इंजीनियर का चेक करना चेक कर लो। यहाँ देखो जनरल की एक ही सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आप देखोगे एक ही सीट है जनरल के लिए, और एक है आपके एससी के लिए, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं है। टेक्निकल ऑफिसर में आप देखेंगे जरूर यहाँ पर 13, 3, 8, 2, 4 ऐसा है। और फॉरेक्स में भी ठीक ठाक ही दिया हुआ हर जगह, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप समझ सकते हैं क्या कैसा है। और यहाँ पर दिव्यांग भाई बहन भी यहाँ पर से देख सकते हैं कि उनकी कैटेगरी में कितने कितनी पोस्ट है ना। अपना डिपार्टमेंट आपको देखना है, तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है मैनेज क्रेडिट में, ठीक है, ये ठीक है, चलो देखा जाएगा इसको। तो अब देखो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एस सी एस टी वालों के लिए जो कहानी यही लिखा है कि भाई अगर उनके अपने में वैकेंसी नहीं है तो इधर हो सकते हैं, बस हाँ ये कि उनको फीस से जो छुटकारा मिला है वो तो मिला रहेगा, लेकिन बाकी उनको एज में छूट नहीं मिलेगी जो एज में मिलती है, और दूसरा मार्क्स में जो छूट मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेंगे 2 चीज़ें, है ना, जब आप दूसरी जगह से भरते तो। ठीक है, बाकी डेट आपको पता है, याद रखिएगा, 3 फेब से ये शुरू है और 23 फेब तक ये फॉर्म जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखो जरा ध्यान से। 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, एक आदमी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। ये नहीं होगा कि आप सोचो कि मैं चीफ मैनेजर के लिए एक फॉर्म से भर देता हूँ, अगले फॉर्म से सीनियर मैनेजर भर दूंगा, अगले फॉर्म से असिस्टेंट मैनेजर, ऐसा नहीं है ना, एक ही फॉर्म भरना अलाउड है। अब आते हैं कि भाई जो चीफ मैनेजर हैं उनकी कहते हैं, यहाँ पर जो लिखा है ना वही सब चीफ मैनेजर में सबके लिए वही रहेगा। तो इनने साफ साफ बोला भाई बी बी टेक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वो सब छोड़ो, इनने मेन तो 10 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, और उसमें 10 साल में से 6 साल तो आपने डोमेन इन डोमेन इन डोमेन में एक्सपीरियंस लिया हो ना, और वो मैंडेटरी है। तो डोमेन एक्सपीरियंस उनका ये है भाई कि आप गुड नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, और आईटी प्लेटफॉर्म का आपको फॉर्म एंड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पर्सपेक्टिव सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये सब आप करने में बड़े माहिर होने चाहिए, ये इनका कहना है, ठीक है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस छोड़ दो, डिजायरेबल मतलब हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ये जरूरी है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, है ना, कि क्या क्या आर डी बी एम एस, ओरेकल, फ्लटर, ये सब जो भी वो मांग रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। तो बी बी टेक अगर आपके पास है तो। अब ब्रांच कौन सी देख लो यहाँ पर ध्यान से, कंप्यूटर साइंस है ना, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सी एस सी ब्रांच जिसे कहते हैं अपन, इंफॉर्मेशन आई टी ब्रांच हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला, ये सब भर लोग सकते हैं। मान लो किसी ने मास्टर किया कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो वो भी भर सकता है, और लिखा है ना, तो ये अगर किया है वो भी भर सकते हो। मान लो किसी ने एमटेक किया है या कंप्यूटर साइंस से, या ईसी से, या क्या कहना चाहिए अपने आईटी से, किसी ने एमटेक कर लिया है, ऐसे किसी ने एमएससी कर लिया कंप्यूटर साइंस से, है ना, एमटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया, सब अलाउड है, सब भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है ग्रेजुएशन में आपको 60% मिलने चाहिए, और
इतना ध्यान रखना ना, ग्रेजुएशन 60% से आप पास हुए हो, बस खत्म कहानी है ना। 10 साल का एक्सपीरियंस है तो बात होगी। अभी देखो ये भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो 10 साल वाले हैं वो इसको रोक करके खुद से देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये चीफ मैनेजर की पोस्ट है ना। एज क्राइटेरिया यहाँ पर ध्यान देंगे, चीफ मैनेजर जितने भी आपको दिख रहे हैं उन सबकी एज मिनिमम 30 मांगी गई है और मैक्सिमम जो है वो जाएगी 45। ठीक है, ये हो गया चीफ मैनेजर के लिए अपने। ठीक है, और एक्सपीरियंस तो आप देख ही सकते हो, 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं ये थोड़े से बड़े लोगों के लिए पोस्ट होगी। चलिए, तो इसेंशियल वही देखो, बीएससी बीटेक अगर आपने किया कंप्यूटर साइंस, सब कुछ पहले जैसा ही है, सेम एज अबव, सब कुछ वैसा ही है, ये भी वही है, बस यहाँ पे 5 साल का बोल दिया इन डोमेन में आपके पास होना चाहिए, और डोमेन एक्सपीरियंस ये लिखा हुआ है। ठीक है, डिजायरेबल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ठीक, आजा चीफ मैनेजर आईटी, सब कुछ फिर से वही सारा कुछ है, जितना ऊपर देखा था वही सेम है, सब कुछ वही। ग्रेजुएशन में 60% देखो, एमटेक एमटेक सब कुछ वैसा का वैसा। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल डोमेन में होना चाहिए, और डोमेन का ये डिजायरेबल आपको देखना नहीं है, खत्म कहानी, है ना। हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर है, ये जो आईटी सर्विस मैनेजमेंट वाला है, इसमें एक चीज़ बोली कि मैंडेटरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो उसमें होनी चाहिए, शुड हैव ITIL एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन, ये उसके पास होना चाहिए। डिजायरेबल से मतलब नहीं है ना, वो तो हो ना हो अच्छी वाली चीज़ है वो। ठीक है, चीफ मैनेजर आप देखोगे मेथोडोलॉजीज वाला हो गया, इसमें भी वही सब कुछ सेम है भैया, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे बोला मैंडेटरी प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरह की, शुड हैव स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन, स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन, शुड हैव सर्टिफिकेशन एंड नॉलेज इन जीरा। अब जीरा मतलब वो नहीं है कि जीरा राइस और वो लेकर के खा लिया आप, है ना। ठीक है, डिजायरेबल से मतलब नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा, 6 साल डोमेन में मांग लिया, और ये इसने इतना मांगा हुआ है आपसे, ये सब आपको आना चाहिए, डिजायरेबल आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, बाकी पूरी ग्रेजुएशन जो ऊपर लिखी है इसलिए बार बार पढ़ लेना, क्योंकि सब सेम है, तीनों की सेम थी अब तक, चारों की सेम थी अभी। ठीक है, अब आता है भैया सीनियर मैनेजर। आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, ये जो अभी भी यहाँ लिखा है ना, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, तो डिजायरेबल तो आपको पढ़ना नहीं। देखो 60% अभी भी ग्रेजुएशन में मांगा, सब वही है। मतलब ये कहना चाह रहा है बी बीटेक वाला भी CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तो भर सकता है, मास्टर कर ली उसने कंप्यूटर एप्लीकेशन तो भर सकता है, एमटेक कर ली कंप्यूटर साइंस में आईटी में इनमें, या MSc कर ली कंप्यूटर साइंस में आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, कुछ में भी भर सकता है, बस ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इतने इतने लोग भर सकते हैं इसको। 7 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर मैनेजर है ना तो 7 साल, चीफ मैनेजर के लिए 10 साल, सीनियर मैनेजर के लिए 7 साल, 3 साल डोमेन में होना चाहिए, डोमेन आपको मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले। अब ये वही आगे देखो, डेव सेक ऑप्स इंजीनियर, अभी जो भी है ना, सेम पूरी की पूरी चीजें लिखी हुई हैं, डिजायरेबल नहीं पढ़ना है, 7 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल वही डोमेन में, डोमेन ये लिखा हुआ। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड ये स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग वाला, इसमें भी सब कुछ सेम भैया, कुछ भी नहीं बदला। 7 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल डोमेन में मांगा, और ये उसमें लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ डिजायरेबल शायद कुछ बताया नहीं उसने। सीनियर मैनेजर यहाँ देखो जरा, अच्छा सीनियर मैनेजर के लिए कितनी जो एज मांगी वो नहीं बताया मैंने, वो बता देता हूँ देखो। उसके लिए तो 30 से 45 थी। सीनियर मैनेजर जो एप्लीकेशन डेवलपर है उनकी मिनिमम 28 और मैक्सिमम 38 है, और ऐसे ही डेवसेकऑप के लिए भी 28 और 38 ही है ना। रिपोर्टिंग के लिए भी 28 और 38 ही है। लेकिन जैसे ही आप आओगे सीनियर मैनेजर रिस्क वाला, यहाँ पर 28 और वो 38 नहीं है, यहाँ पर और थोड़ा सा कम एज वालों को ले रहे हैं, ये 25, और मैक्सिमम कितनी है, 35। ठीक है, देखो रिस्क वाला ना कोई भी भर सकता है, देखो आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, BA BSc कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट हो, आप रिस्क वाला भर सकते हो। कहानी इतनी सी है ना कि 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। ठीक है ना, किसमें मांग रहे हैं, कहीं पर भी आपने काम किया हो, NBFC, कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई पब्लिक सेक्टर, है ना, रेटिंग एजेंसी, एनालिटिक्स फर्म्स, कुछ भी कहीं पर भी आपने काम किया, बस एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, है ना, रिस्क फंक्शन का। देखो 5 साल में 3 साल तो आपने एक्सपीरियंस लिया हो किसमें, रिस्क फंक्शन में, ने उसमें काम किया हो। अब मान लो किसी ने ग्रेजुएशन के अलावा कुछ और, जैसे कि हाँ ग्रेजुएशन तो किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगा, लेकिन एंड देखो जरा जोड़ करके बोला कि फिर आपके पास इनमें से, ये देखो इनमें से कुछ एक चीज होनी चाहिए, या तो आपके पास हो जाए सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन हो, होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या CA आपने किया हो, या फुल टाइम रेगुलर MBA हो आप, है ना, या मास्टर इन मैथ आपने किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसे भर सकते हैं। समझ गया ना, तो ये बड़ा आसान काम है भैया, बस 5 साल का एक्सपीरियंस लाना है, ये बड़ी कठिन काम है, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। हाँ अच्छा, अब जहाँ 60% जनरल के लिए होता है, वहीं पर 55% SC ST OBC PWBD के लिए हो जाता है। ठीक है, अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ICWA फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ICA, मतलब इसमें तो भैया ही चाहिए आपको, 3 साल का इन्होंने भी एक्सपीरियंस मांग लिया है, और वो इनमें से कहीं ना कहीं होना चाहिए, डिजायरेबल आपको पढ़ना नहीं है।
ठीक है। मैनेजर फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर जो होते हैं ये बीटेक बीएससी सब मांग ले, कंप्यूटर साइंस से है ना, आईटी से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सबसे मंगाया, 7 साल का एक्सपीरियंस बोला, 4 साल आपका डोमेन में होना चाहिए, वो ये डोमेन है। ठीक है। और ये देखो ये मास्टर डिग्री वही कंप्यूटर साइंस, वही एमटेक एमएससी वो कंप्यूटर साइंस आईटी सब दी, पूरी चीज़ें वही की वही बोलती है ना। कोर नॉलेज होना चाहिए जावा स्क्रिप्ट का, यही बस बात है इसमें। अब आ जाओ एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर इंटीग्रेशन वाला, इसमें भी सब कुछ सेम है बच्चों, बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ सेम है। हाँ उम्र देख लो 25 से 35 है ना, उम्र कितनी चल रही है अभी, 25 से 35 चल रही है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे 25 से 35 है, कहाँ पर 28 से 38 है, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है ना, तो गड़बड़ हो जाती है भाई। ठीक है। तो रिस्क वाले में भी आपने देख लिया, कहीं से भी हो कुछ भी हो सब भर सकते हैं, सीए भी निकाला तो भी भर सकते हो, फुल टाइम रेगुलर एमबीए हो तो भी आप भर सकते हो इसको, मास्टर आपने मैथ में कर ली तो भी भर सकते हो, या फिर आपके पास सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क का जो सर्टिफिकेट होता है वो है तो भी आप इसे भर सकते हैं। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है अभी, है ना, कहीं अच्छी जगह काम किया हो। अब जो मैनेजर क्रेडिट है, एज आप देख ही सकते हैं, ये मैनेजर क्रेडिट ये बैचलर किसी भी चीज़ में मांग ले 60% डिग्री के साथ, है ना। और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मतलब इन्होंने बोला है मिनिमम 3 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इस क्षेत्र में। लॉ की बात करें 26 मिनिमम, 32 मैक्सिमम, तो बैचलर होना चाहिए लॉ डिग्री में 50% चल जाएगा, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में, है ना, कि मतलब एडवोकेट के रूप में आपने काम किया हो। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें ग्रेजुएट मांग लिया कहीं से भी, लेकिन साथ में बोला उन्होंने कि फुल टाइम एमबीए या पीजीडीबीएम या पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस ये सब आपने किया हो। ठीक है। ये नहीं है तो फिर, और वो भी 2 साल का कोर्स होना चाहिए, तो मैथ्स मास्टर इन स्टेटिस्टिक्स, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, ये सब आपने किया तो भी भर सकते हैं। डुअल स्पेशलाइजेशन मेजर स्पेशलाइजेशन शुड बी इन स्ट्रीम प्रेस्क्राइब्ड, किसी ने डुअल किया तो भी कर सकता है ना। तो पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस वही 1 आध साल का, जो भी आपका मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स का है ना, 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। चले जाओ धीरे धीरे चलते जाओ। अब आता है देखो असिस्टेंट मैनेजर की जब आप पोस्ट देखोगे ना तो वहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस, मतलब यही वो जगह है जिससे फ्रेशर्स भर सकते हैं। देखो ये फ्रेशर्स के लिए, ये भी फ्रेशर्स के लिए, सब बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपने देख लिया, अब ये डिग्री किसी में भी चल जाएगी। टेक्निकल ऑफिसर ना सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, कहीं से भी हो 60% अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हो। ठीक है, बस 2 साल का एक्सपीरियंस आपने मांग लिया इन्होंने, ये ध्यान रखना है। अब आता है असिस्टेंट इंजीनियर, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए। मिनिमम एज देखो जरा ध्यान से, 20 साल है, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल है। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, यहाँ देखो असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स, यही है लास्ट है अपना। सब में देखो असिस्टेंट मैनेजर में कहीं पर भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बस आप देख लेते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है ना। तो देखो 20 से 30 है, सारी मुझे याद रखना, 20 से 30 है, 20 से 30 है। देखो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या चाहिए, बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 60% के साथ। अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए तो सिविल में डिग्री होनी चाहिए आपके पास 60% के साथ। अगर आप आर्किटेक्ट के लिए हैं तो आर्किटेक्चर आपके पास होना चाहिए 60% के साथ। बस इतनी सी कहानी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा इसमें। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल है तो भैया इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब भर सकते हैं, है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस 60% होना चाहिए। और वहीं फॉरेक्स में भी देखोगे तो आप कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है 60% से, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, आप भर सकते हो, लेकिन साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, फुल टाइम एमबीए अगर आपने साथ में किया है तो ही आप इसे भर पाएंगे। यानी ग्रेजुएशन कोई सा भी हो, एमबीए भी आपने किया हो तो भर पाएंगे। एमबीए नहीं किया तो पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम, पीजीएम, पीजीडीएम, ये सब कुछ विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस इंटरनेशनल बिजनेस, इनमें अगर किया तो आप इसे भर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था भैया पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन वाला मामला, है ना। अब आ जाते हैं आगे की, और क्या कहते हैं, देखो छूट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, देखो ओबीसी जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। जो आरक्षण मिलता है ना, जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है नॉन क्रीमी लेयर को, क्रीमी लेयर को कोई आरक्षण नहीं मिलता, नो रिजर्वेशन। तो ये कहाँ जाते हैं, ये ट्रीट होते हैं भैया एज अ जनरल। किसमें ट्रीट होते हैं ये, एज अ जनरल ट्रीट होते हैं। हाँ सॉरी। अब देखो तो, और जो पर्सन विद हमारे दिव्यांग भाईजान होते हैं वो उनके 10 साल की छूट मिल जाती है उनको। कोई एक्स सर्विसमैन है, कमीशनड है कहीं पर भी, तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर कोई पर्सन भाई 1984 के दंगों से अफेक्ट है, उस परिवार से आता है, उस जगह से आता है, तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक। हम्म। और देखो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है कहीं पर भी किसी सीट में, ये इन्होंने पहले ही बता दिया है, तो इसलिए ताकि वो ढूंढ ढूंढ के परेशान ना हो।
ठीक है। अब जो दिव्यांगजन है वो स्क्राइब यानी अपना हेल्पर ला सकता है, तो उसकी डिटेल वगैरह आपको सब भरनी पड़ेगी, उसका भी जो भी जैसा भी रहता तो आपको पता ही होगा। आगे चलें, चलिए देखते हैं। हाँ, अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कि भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, 2 साल आपकी ट्रेनिंग रहेगी वहीं की वहीं। ठीक है। और आपको बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। ये 2 साल तो आपका ट्रेनिंग हो गया, 3 साल का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, वो 2.5 लाख का बॉन्ड होगा भाई, है ना। तो ध्यान रखना, अगर 3 साल से पहले छोड़ो तो 2.5 लाख चुकाने पड़ेंगे आपको। सिलेक्शन प्रोसेस इनका ऐसा है कि अभी इनका कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर ऑन देखो, इनका ये कहना है कि भाई हो सकता है हम ऑनलाइन एग्जाम ले लें, और फिर हम जो पास होंगे उनका इंटरव्यू करें, पर्सनल इंटरव्यू कर लें या ग्रुप डिस्कशन कर लें। कभी कभी ये कहते हैं कि हम, मतलब ये इनके ऊपर है, और ये ऐसे डिसीजन कब लेते हैं जब जिस हिसाब से भीड़ आएगी। भीड़ ज़्यादा होगी तो रिटर्न करवा लेंगे ताकि ज़्यादा छट जाए। भीड़ कम रहेगी तो रिटर्न ना करवा के सीधे पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू करवाएंगे, और फिर उसके बाद जीडी करवा लेंगे। जीडी करवाना नहीं करवाना सब इनके हाथ में, रिटर्न करवाना नहीं कराना इनके हाथ में, पर्सनल इंटरव्यू करवाना नहीं करवाना सब इनके हाथ में, सब यही देखेंगे इंडियन बैंक वाले, है ना। उस हिसाब से आपका काम होगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर रिटर्न होता है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने अपने पीडीएफ में दिया है कि अगर हम रिटर्न करवाएंगे तो जो पोस्ट है ना, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 16 तक, देखो टोटल पोस्ट कहाँ तक है, 21 तक। तो 1 से लेकर के 16 तक वालों को जो पेपर देना है वो 2 घंटे का होगा, है ना। 2 घंटे का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और वो सारे के सारे 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, कितनी है सर, 1/4 मार्क्स, है ना। ये कट जाएंगे कब, जब आपने दिया रॉन्ग आंसर। बात समझ में आ गई। 2 घंटे। और अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे सर, ये क्वेश्चन रहेंगे आपने जो ऊपर की पोस्ट है ना, 1 से लेकर 16 तक, तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। मतलब जिस फील्ड के लिए भर रहे हो, जैसे मान लो किसी ने रिस्क के लिए भरा, तो रिस्क का ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन वहीं से आएंगे पूरे के पूरे। ठीक है। अब सर जो नीचे वाले हैं, 17 से लेकर के 21 पोस्ट वाले, उनके लिए कुछ ऐसा पेपर होना है, उनके लिए मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, प्रोफेशनल नॉलेज भी रहेगा थोड़ा सा, देखो जरा उसी में छुपा हुआ है, और इंग्लिश का लैंग्वेज भी रहेगा। अब सर मैथ्स कितनी आ रही है, मैथ्स मैंने कहा बेटा 25 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और ये 25 मार्क्स के ही हैं। रीजनिंग बेटा 50 सवाल आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट टू द पोस्ट 50 मल्टीपल क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 25 मल्टीपल क्वेश्चन 25 मार्क्स के ही रहेंगे। और आप इस तरह से देखोगे टोटल 150 सवाल हो जाते हैं 200 मार्क्स के। तो 200 मार्क्स तो मैंने आपको बता दिया, 150 सवाल, 2 घंटे, 200 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। पेनल्टी मैंने आपको बताई दी, गलत आंसर करने पर 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, है ना। पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा अगर हुआ तो, और ग्रुप डिस्कशन भी 50 नंबर का होगा अगर हुआ तो। ठीक है। अब इसमें इन्हें साफ साफ बोला है कि अगर पर्सनल इंटरव्यू होता है तो 25 नंबर लाने पड़ेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को, और 22.5 नंबर लाना पड़ेगा कोई भी रिजर्व कैटेगरी को। वहीं पर ग्रुप डिस्कशन अगर होता है तो 50 नंबर लेकर के आना पड़ेगा अपने, 25 नंबर लेकर के आना पड़ेगा जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को, और 22.5 रिजर्वेशन वाले कैटेगरी को लेकर के आना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया भाई। अब आता है देखो, तो यहाँ पे यही सब लिखा है कि सर फिर मेरिट कैसे बनेगी। तो ये कहते हैं अगर मान लो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो हम जो मेरिट बनाएंगे ना वो दोनों के नंबर के हिसाब से बनाएंगे। मान लो कि ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होता है लेकिन पीआई हो रहा है, तो बस पीआई के हिसाब से बना देंगे। अब मान लो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन जीडी हो रहा है, पीआई हो रहा है, तो जीडी और पीआई दोनों के नंबर से फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, समझ गए ना। तो ये अच्छे से बांट दिया इन्होंने। अब इसके बाद बेटा कुछ भी नहीं बचता यहाँ पर, बस इतना जरूर लिखा है कि देखो जब पेपर अगर रिटर्न होता है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा हर टेस्ट में, ये ध्यान रखना। वो भी क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ, जो 200 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। मे ऑल्सो भी कलेक्ट कॉल्ड डायरेक्टली, देखो अगर रिटर्न नहीं हुआ तो हो सकता है वो डायरेक्ट तुमको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लें, है ना। ये विदाउट कोई भी बिना एग्जाम दिए आपको बुलाए, तो ये इनके ऊपर है, टोटल टोटल पूरा इनकी तरफ है। ठीक है। अब देखो, आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जाने हैं, जैसे कि अपना वही जो भी कॉल लेटर आएगा वो तो लेके जाओगे, डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, है ना। आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट सब लेकर के जाना है, एसएसटी अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाना, ओबीसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे। ईडब्ल्यूएस वाले आपको मालूम है क्या लेके, डिसेबिलिटी वाले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे। एक्स सर्विसमैन वाले या जो पहले से कहीं सर्विस में है वो एनओसी वगैरह देंगे, है ना। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो पहले से किसी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं अगर वो भर रहे हैं तो। ठीक है। और हाँ, अब आपको मालूम है कि इसमें भाई देखो आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आता है।
है ना, वो बैंक आपको करवाता है, जब आप फॉर्म भरने आएंगे तो खुद मालूम चलेगा। और अब ये देखो जरा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 850 की फीस है यहाँ पे, और एस सी एस टी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 175 की फीस है आपके, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ से। अभी एप्लीकेशन का प्रोसीजर कैसे भरना है उसकी चिंता आप मत करो। वो तो आप भर ही देते हो ना, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किसी मतलब की नहीं, वो तो वहाँ जाने की बात होती तब होता है। ये फोटो वगैरह का है बेटा कि कितने क्या साइज का होना चाहिए, तो देखो जरा 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 200 से 300 पिक्सल, और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन देखो सिग्नेचर जो है ना वो आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, गलत नहीं कर देना उसको। और ये 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। कैपिटल लेटर में आपके साइन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक या ब्लू से भी चल जाएगा, ये 20 से 50 KB का होना चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो भैया आपका ये 50 से 100 KB रहेगा। कैसा हैंड रिटन होता है, ये होता है, ये इस तरह को कहते हैं ना, ये जितना इटैलिक में दिख रहा है ना टेढ़ा टेढ़ा सब हुई है आए अपना, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, बाकी पूरा कॉपी कर देना है, फिर इतना स्कैन करना पड़ता है ना। 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सखाओं, मैंने कोशिश की कि आपको मैं जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन के बारे में समझा दूं, और शायद मैं समझा भी पाया हूं। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ आपको कमी लगती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कई कमेंट मेरे पास एक आध ऐसे आए भी थे जिसमें ये पूछते हैं कि सर मेंस में कितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तो कि बुरा मत मानिएगा मेरे बात का, किसी कभी मैं किसी को बुरा नहीं फील करवाता, ध्यान सुनो आप, है ना। ऐसे सत्य बोलने का कोई मतलब नहीं जिससे किसी को बुरा लग जाए, वो सीधा वाला, वो बेकार बात होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, सच में अपना मानता हूँ, समझा रहा हूँ कि देखिए, कितने टाइम सिलेक्ट होंगे मेंस में, कितने टाइम सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू में, इससे क्या लेना देना है। क्या ये जान करके मुझे कोई संतुष्टि या मुझे नौकरी मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है, ये आपको भी पता है। तो हम गलत डेटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों हम गलत इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं? वैसे ही बहुत कचरा फैला हुआ है ना। हमारे पास कचरे की कमी नहीं है। अगर आप बेफालतू की इन्फॉर्मेशन ले लेकर के उससे खुश होते रहेंगे तो क्या मतलब, आप खुश हो जाइए कि चलिए 9,000 पोस्ट नहीं खुला, उससे क्या फायदा होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा जानते हैं कब होता है, जब आपको ये पता हो कि 9,000 नहीं, इसमें लिखने वाली मात्र एक पोस्ट ही मेरे लिए बनी हुई है, बस उतना आपको ज्ञान रखना है ना। कहाँ कितने गए नहीं, कोई मतलब नहीं, ये तो हो गई बाहर, जिस पर आपका वश नहीं है आप उसको, ये तो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए। आपको वॉलेंट्री एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलेंट्री वो जिन्हें अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब एक बात है, वो कितने सिलेक्ट करेगा, वो इनवॉलेंट्री है। लेकिन मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये पूरी तरीके से वॉलेंट्री है, मेरे हाथ में है, ठीक है। किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, नो डाउट, लेकिन ठीक है, किस्मत जब अपना खेल खेलेगा तब तक आप चुपचाप हाथ में हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते, तो तब तक आप मेहनत करो, क्योंकि तो रिजल्ट आने के बाद ही हम बोलेंगे कि किस्मत ने काम किया कि नहीं किया, है ना। तो जो चीज़ दरवाजे के उस पार है, उस तरफ अगर जाना है तो मेहनत से होकर के जाना है, फिर कहना किस्मत काम करती कि नहीं करती। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। पीडीएफ में शेयर भी कर रहा हूँ, तो खुद भी आप उसे पढ़ा करें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आपका दिन शुभ हो, और नौकरी करें, ढूंढें और फॉर्म जरूर भरें।